हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं चैप्टर कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। हमने पढ़े इसके फीचर्स, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स एंड टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डूइंग टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ऑफ 6 टाइप्स। 6 टाइप्स कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है बेटा। फर्स्ट इज कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी नाम से पता लग रहा है इसे कौन क्रिएट करता है? कंज्यूमर्स करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि कंज्यूमर किससे बचना चाहते हैं? ब्रोकर्स के एक्सप्लॉयटेशन से। अगर कंज्यूमर सिंगल कंज्यूमर किसी शॉप से माल परचेज करते हैं तो उसको माल कॉस्टली पड़ता है क्योंकि बीच में ब्रोकर्स कमीशन लेते हैं। तो बहुत सारे कंज्यूमर्स इकट्ठे हो जाते हैं और फिर छोटी छोटी सेविंग को इकट्ठा करके बल्क में डायरेक्टली फैक्ट्री से माल परचेज कर लेते हैं, जिससे वो ब्रोकर्स का जो बीच का कमीशन होता है वो डिलीट हो जाता है और उनका प्रोडक्ट सस्ता मिल जाता है। तो इनकी सोसाइटी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मिडिलमैन को एलिमिनेट मतलब रिमूव करना। कांस्टेंट सप्लाई ऑफ गुड्स, आपको गुड्स की सप्लाई कांस्टेंट होती है, कोई आपके साथ ब्लैक मार्केटिंग ना कर पाए। एंड अवेलेबिलिटी ऑफ हाई क्वालिटी ऑफ गुड्स एट रिजनेबल प्राइस, उनको अच्छी क्वालिटी का माल रिजनेबल रेट्स पर मिल जाए। इनका मेन बेसिक फंक्शन क्या होता है बेटा? ये छोटी छोटी सेविंग्स को इकट्ठा करते हैं तो ये फैक्ट्री से क्या करते हैं? डायरेक्टली लार्ज क्वांटिटी में माल परचेज करते हैं। और दूसरा, ये अपने गुड्स को फर्स्ट ऑफ ऑल किसे सेल करते हैं? अपने ही सोसाइटी के मेंबर्स को। अगर मेंबर्स की रिक्वायरमेंट पूरी जाती है तो ये उस सरप्लस माल को अपने नॉन मेंबर्स को भी सेल कर सकते हैं। इनके अदर फीचर्स क्या है? नॉन मेंबर्स भी गुड्स परचेज कर सकते हैं अगर मेंबर्स की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। मेंबर आल्सो गिव प्रायोरिटी, अगर गुड्स की शॉर्टेज होती है तो फर्स्ट प्रायोरिटी मेंबर्स को है। समटाइम मेंबर गिव स्पेशल डिस्काउंट, कई बार बहुत इकट्ठा माल करने से मेंबर्स को स्पेशल डिस्काउंट मिल जाते हैं किसी स्पेशल ओकेजन पे। मेंबर्स को एज ए बोनस या प्रॉफिट के रूप में भी हम क्या दे सकते हैं? उनको उनके गुड्स प्रोवाइड कर सकते हैं। दिस इज द कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। सेकेंड इज प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसे कौन क्रिएट करेगा? स्मॉल प्रोड्यूसर्स, छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स इकट्ठे करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि बेटा उनको रॉ मटेरियल चाहिए होता है टाइम पे और उन्हें अपने गुड्स को टाइम पे सेल भी करना होता है। क्योंकि छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स हैं वो भी क्या करते हैं कि अपनी स्मॉल सेविंग को इकट्ठा करके बहुत सारे प्रोड्यूसर मिल के इकट्ठा रॉ मटेरियल परचेज कर लेते हैं और अपने गुड्स को इकट्ठा सेल कर देते हैं। तो इनकी जो सोसाइटीज़ हैं ये अपने प्रोड्यूसर्स को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है, रिजनेबल रेट्स पर उनके गुड्स को सेल करने में हेल्प करती हैं। इनका मेन काम क्या होता है? परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और ये क्या करते हैं? प्रोड्यूसर्स को सिर्फ प्रोडक्शन पे फोकस करना होता है, अदर किसी भी प्रॉब्लम से रिमूव करते हैं। जैसे प्रोड्यूसर को टेंशन होती है मशीन कहाँ से आएगी, लेबर कहाँ से आएगी, मटेरियल कहाँ से आएगा, कैसे सेल होगा। तो ये सोसाइटी क्या करती है? प्रोड्यूसर को बर्डन फ्री कर देती है। वो सिर्फ और सिर्फ किस पे कंसंट्रेट करते हैं? अपने प्रोडक्शन ऑफ गुड्स पर। थर्ड इज कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी। आज प्रोडक्शन करना ईजी है लेकिन उस प्रोडक्शन को मार्केट में सेल करना बड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि पहले लोग क्या होते थे? कंज्यूमर ओरिएंटेशन, जैसा कंज्यूमर चाहते बनाते थे। आजकल क्या हो गया? मार्केट ओरिएंटेशन। प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले आपको मार्केट का सर्वे करना होता है कि मार्केट उस प्रोडक्ट के बारे में कैसा सोचती है, उसकी रिजल्ट्स आपके फेवर में है या अनफेवर में है। तो ये भी स्मॉल प्रोड्यूसर्स और आर्टिशन तैयार करते हैं ताकि उनके प्रोडक्ट्स बहुत रिजनेबल रेट पर मार्केट में सेल हो सके, उनकी गुडविल बन सके। तो ये सोसाइटी क्या करती है? प्रोड्यूसर्स को रेगुलर मार्केट प्रोवाइड करती है, मार्केट का टाइम सर्वे करती रहती है, उनको इन्फॉर्मेशन देती है, उसकी बिहाफ पे प्रोडक्ट रेडी करते हैं और रिलीव करती है मेंबर्स को एक्सप्लॉयटेशन टू मिडल में। इनके मेन फंक्शन क्या है? ये मेंबर्स से गुड्स कलेक्ट करते हैं, उन गुड्स को आगे रिजनेबल रेट पर सेल करते हैं और जो बीच में आपकी ब्लैक मार्केटिंग होती है, फ्रॉड होते हैं अकाउंट्स में या वेस्टेज होती है किसी चीज़ की, वेट कम ज़्यादा होता है, उस प्रोडक्शन से, उस मैनिपुलेशन से आपको सेव करते हैं। अदर फंक्शन क्या है? ये इंक्रीज करते हैं आपकी कैपेसिटी ऑफ बार्गेनिंग को और आपको फाइनेंशियल हेल्प देते हैं। दूसरा, ये आपके लिए प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउस, पैकिंग, मार्केटिंग, रिसर्च की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं और आपके एक्सपेंसेस को डिडक्ट करने में आपकी हेल्प करते हैं ताकि आपके खर्चे कम से कम आए, प्रॉफिट आपको ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। फोर्थ इज कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। क्रेडिट के नाम से ही पता है कि इसे जनरल लोग तैयार करते हैं, जनरल पर्सन। मुझे बैंक से लोन लेना है, मुझे बैंक से लोन लेने के लिए बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ेगी, एक कोई एसेट मॉर्गेज करनी पड़ेगी, तब जाके मुझे लोन मिलेगा। एक आम आदमी के पास ना एसेट्स है ना उसके पास इतना टाइम है कि वो लीगल फॉर्मेलिटीज़ कर सके, तो वो कैसे क्रेडिट ले? तो उनके लिए क्या बनाई जाती है बेटा? क्रेडिट सोसाइटीज़। ये जनरल पब्लिक तैयार करती हैं। इसमें 10, 15, 20 जितने मेंबर होते हैं वो अपनी छोटी छोटी स्मॉल सेविंग को कलेक्ट करते हैं और उसमें से जब भी किसी मेंबर को ज़रूरत होती है तो वो सोसाइटी उनको ईजी टर्म्स पर लोन प्रोवाइड करती है और बाद में वो मेंबर उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ लोन वापस कर देता है। तो इनका मेन काम क्या है? फ्री फ्रॉम द क्लचेज ऑफ मनी लेंडर, कि जो आपको उधार देने वाले लोग हैं वो आपको दुखी करते हैं, परेशान करते हैं, उनसे आपको बचाते हैं। दूसरा, ये आपकी सेविंग की हैबिट को बढ़ाते हैं। इनका मेन काम क्या है?
लोगों से एक्सेप्ट करना डिपॉजिट को और मेंबर्स को जब जरूरत होती है पैसा प्रोवाइड करवाना। इनके मेन इनकम के जो फाइनेंस के जो सोर्स होते हैं वो 3 हैं। शेयर कैपिटल के थ्रू पैसा इकट्ठा करते हैं, इनके मेंबर्स खुद लगाते हैं, नॉन मेंबर्स से बिजनेस से पैसा लगा सकते हैं। ये नॉन मेंबर्स को भी एज ए लोन प्रोवाइड करते हैं जब उनको ज़रूरत होती है। नेक्स्ट इज कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी। फार्मिंग है तो कौन करेगा? स्मॉल फार्मर्स, जिसके छोटे छोटे खेत होते हैं। ये क्या करते हैं? उनको छोटी छोटी बचत से बचाते हैं, बचत दिलाते हैं और उनकी हायर प्रोडक्शन एग्रीकल्चर को बढ़ाने में हेल्प करते हैं, हायर प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। ये क्या करते हैं? ये इनकरेज करते हैं कि आप छोटे छोटे खेत पे खेती करने के बजाय आप सारे मिलकर उस जगह पे खेती करो। मॉडर्न एग्रीकल्चर इक्विपमेंट प्रोवाइड करते हैं, हाई क्वालिटी के सीड्स प्रोवाइड करते हैं और फर्टिलाइज प्रोवाइड करते हैं। इनका मेन काम क्या होता है? मेंबर्स को जो भी स्मॉल फार्मिंग में ड्रॉबैक्स प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं उसको रिमूव करना। लास्ट इज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। हाउस सोसाइटी बड़े बड़े शहरों में होते हैं। बड़े शहरों में बेटा मकान लेना बड़ा मुश्किल होता है, तो जनरल पब्लिक क्या करती है कि बहुत सारे लोग मिलकर एक बड़ी सी लैंड परचेज कर लेते हैं, उस पर बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं, 10 मंजिल 12 मंजिल 15 मंजिल कनेक्ट करते हैं और उस पर क्या करते हैं? वो बना लेते हैं, आपके फ्लैट्स बना लेते हैं। लोगों को रिजनेबल रेट्स पे फ्लैट प्रोवाइड की जाती है, वो छोटी छोटी इंस्टॉलमेंट्स पे करते रहते हैं, उनको फ्लैट्स मिल जाते हैं। तो इसे जनरल पब्लिक क्रिएट करता है। इनका मेन काम क्या होता है? रेजिडेंशियल हाउस मतलब प्लॉट्स प्रोवाइड करना। ये बहुत बड़ी लैंड परचेज करते हैं, उसको डेवलप करते हैं, उस पर कंस्ट्रक्शन करते हैं और उस पर प्लॉट क्रिएट करते हैं। इनके मेन काम क्या होते हैं? ये बड़ी बड़ी सिटीज़ के अंदर काम करते हैं क्योंकि वो मकान बनाना बड़ा मुश्किल होती है। ये सोसाइटी को रिजनेबल रेट पर मॉडर्न फैसिलिटी वाला घर प्रोवाइड करते हैं। क्लियर? ये थी हमारी 6 टाइप्स ऑफ सोसाइटीज़। कंज्यूमर कोऑपरेटिव, कंज्यूमर क्रिएट करता है। प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव, स्मॉल प्रोड्यूसर करते हैं। कोऑपरेटिव मार्केटिंग में भी स्मॉल प्रोड्यूसर है। क्रेडिट फैसिलिटीज़ जनरल पब्लिक तैयार करती है। कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी स्मॉल फार्मर्स करते हैं। हाउसिंग सोसाइटी इसे भी जनरल पर्पस पर्सन तैयार करते हैं। हमने इसकी मेरिट्स डीमेरिट्स पढ़ते, एक बार शॉर्ट में हल्की सी क्विक रिवीजन ले लेंगे। मेरिट्स क्या थी ऑर्गेनाइजेशन की? फॉर्मेशन ईजी है क्योंकि कोई भी 10 एडल्ट पर्सन इकट्ठे होकर अपनी मर्जी से बिना किसी बाउंडेशन के एक्ट 1912 के अंडर में रजिस्टर्ड होकर अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी को शुरू कर सकते हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा लंबा लीगल प्रोसेस पूरा नहीं करना पड़ता। सेकेंड इज लिमिटेड लायबिलिटी। इसके अंदर जितने भी मेंबर्स होते हैं उन्होंने जितना पैसा बिजनेस में मतलब ऑर्गेनाइजेशन में लगाया उतनी ही वो लायबिलिटी बियर करते हैं, उससे ज़्यादा का लॉस बियर नहीं करते। स्टेबिलिटी रहती है। अगर सोसाइटी में 1 या 2 मेंबर आपको छोड़ना चाहते हैं, किसी के रिटायरमेंट है, किसी की डेथ होती है, तो सोसाइटी कंटिन्यू मूव कर सकती है। डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट है, हमने पढ़ाई था इसकी मेन फीचर 1 पर्सन 1 वोट है। डेमोक्रेटिक होती है, इसमें से जिसके पास सबसे ज़्यादा वोट होते हैं वही बिजनेस को मैनेज करता है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस कोऑपरेटिव सोसाइटी को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा खर्च की जरूरत नहीं होती क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए कोई बाहर से क्वालिफाइड पर्सन नहीं आता। आप मेंबर में से सेलेक्ट करते हो तो वो आपसे कोई एक्स्ट्रा सैलरी चार्ज नहीं करते। डेट्स बाय नो ऑपरेटिंग एक्सपेंस। टैक्स एडवांटेजेस हैं, आपकी सोसाइटी के अंदर जो भी अर्निंग होती है उस पर इनकम टैक्स नहीं लगता, वो एग्जम्प्ट है। स्टेट पेट्रोनिक होती है, इसके ऊपर गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस होती है क्योंकि इनको अपने अकाउंट सब कुछ गवर्नमेंट को दिखाना होता है। पुअर सेक्शन सोसाइटी का होता है तो गवर्नमेंट का इनके साथ लिबरल एटीट्यूड रहता है। सप्लाई ऑफ गुड्स एट चीपर रेट्स, ये जो गुड्स प्रोवाइड करते हैं अपने मेंबर्स को उनके रेट्स कम होते हैं क्योंकि बल्क में परचेज कर लेते हैं फैक्ट्री से माल और रिजनेबल रेट्स पर किसको प्रोवाइड करते हैं? अपने मेंबर्स को। चेक ऑन अदर बिजनेस, ये सिमिलर बिजनेस जो होते हैं उनको टाइम टू टाइम चेक करते हैं क्योंकि सेम बिजनेस के अंदर अगर आपके रेट ज़्यादा होंगे, आपकी गुड्स की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो आपकी सोसाइटी में कौन आएगा? कोई नहीं आएगा। तो ये जो सेम सोसाइटी आपके साथ काम कर रही है, सेम बिजनेस सेम प्रोडक्ट का, तो टाइम टाइम उनके भी अकाउंट्स की चीज़ चेकआउट करते रहते ताकि वो आपके साथ कोई कॉम्पिटिशन ना कर पाए। इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन होता है, इस सोसाइटी में जो भी फायदा होता है उसे सारे मेंबर्स मिल बांट कर यूज़ करते हैं। तो सेंट्रलाइज्ड नहीं है, डिसेंट्रलाइज्ड है, जो भी प्रॉफिट आता है सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। क्लियर? आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया बेटा, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।